हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयाना ट्यून में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है उष्मागतिकी वाला यानी थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन में चल रहे थे। और उस थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन के अंदर जो है उसका मेजर पार्ट जो है हमने, है ना, कि जो कह सकते हैं कि प्योर थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं, लेकिन जो गैसेस के बारे में जो भी थ्योरी थी वो सारी हमने पढ़ ली थी करीब करीब, है ना। अब हम प्योर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे उष्मागतिकी, ठीक है। उष्मागतिकी जिसे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। अब है थर्मोडायनेमिक्स में जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, डेफिनेशंस और कुछ चीज़ें वो पढ़ेंगे, वो आपका बेसिक रहेगा। और वो जो बेसिक अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप आगे की सारी चीज़ें जो है वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, खुला निकाय का मतलब ये होता है, क्योंकि देखो अब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो वो भी किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गैस के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हम जिस गैस को जिस सिस्टम में रख रहे हैं वो सिस्टम कैसा है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया खुला निकाय यानी कि ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ओपन सिस्टम का मतलब है, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ें, है ना। ओपन सिस्टम यानी कि खुला निकाय का मतलब ये है कि जिसमें पदार्थ जो है, जो भी आप पदार्थ यानी कि जो गैस ले रहे हो, है ना, सब्सटेंस जो ले रहे हो, वो उसके अंदर आ भी सकती है, उससे बाहर भी जा सकती है, और एनर्जी जो है वो भी बाहर आ सकती है, जा सकती है। उसका मतलब सब्सटेंस और प्लस एनर्जी दोनों का अगर क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं कि उसका मतलब कि आदान प्रदान हो सकता है ना। हिंदी में कहेंगे तो आदान प्रदान, और उसमें अगर कहेंगे तो क्या होगा कि एनर्जी और जो आपके पास ये सब्सटेंस है यानी ये पदार्थ है, उन दोनों का जो है लेन देन हो सकता है, उसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, खुला तंत्र, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी एंड बोथ कैन चेंज, ठीक है। यानी कि ऊर्जा व पदार्थ दोनों परिवर्तित हो सकते हैं, है ना, उनका आदान प्रदान हो सकता है सिस्टम से, है ना, तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि उनका क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है ना, एनर्जी और सब्सटेंस दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो तंत्र होगा वो कौन सा होगा, दूसरे तंत्र को हम बोलते हैं बंद निकाय यानी कि क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कि आपने किसी पात्र में रख दिया है उसको, ठीक है, और वो पात्र क्या है, वो जिस पात्र में रखा है वो पात्र जो है वो कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, या फिर जो कह सकते हैं कि हीट की जो है वो कंडक्टिविटी उसमें हो सकती है। तो क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो खुद गर्म होगा, गर्म होकर अंदर वाली चीज़ों को गर्म कर देता है, ठीक है। लेकिन पदार्थ जो है जितनी उसमें गैस आपने भर रखी है उतनी गैस रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर क्या आपने बंद रखा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को क्या होगा, उसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम, ठीक है। तीसरा सिस्टम कौन सा हो सकता है, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम यानी कि सममांगी, ठीक है। अच्छा, एक और है इसमें, वो लिखता हूं मैं विलीगत को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, वैसे तो होमोजीनियस और वो इनहोमोजीनियस वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन सिस्टम जो है, क्योंकि ये हम बार बार यूज करेंगे सबसे, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये बार बार यूज करेंगे। आइसोलेटेड को हिंदी में विलीगत निकाय का मतलब क्या है, विलीगत निकाय का मतलब है ना तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या फिर ट्रांजिशन हो सकता है, और ना ही इसका सब्सटेंस का, ठीक है, समझ में आ गया। एनर्जी और सब्सटेंस दोनों चेंज हो जाते हैं, ओपन यानी कि खुला निकाय होगा। एनर्जी हो सकती है लेकिन सब्सटेंस नहीं हो सकता, यानी पदार्थ नहीं हो सकता, तो क्या होगा, क्लोज निकाय होगा। और क्या आइसोलेटेड यानी कि विलीगत का मतलब क्या, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ना ही इसका हो सकता है, ना ही अपने सब्सटेंस का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो है तीन चीज़ें मैं बार बार मतलब कई जगह यूज़ करूंगा, और क्वेश्चन में भी अगर आता है तो क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें लिखा रहता है कि ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड है, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ हमारा बेसिक। अब आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या, है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है उसकी बात मैं करता हूँ। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आप देख लेना, जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे उन सब में चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चार तो कौन सी है, थर्मोडायनेमिक जिन्हें वेरिएबल, है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी कि उष्मागतिकी चर, चार तो चर होंगे।
और 4 ही क्या होंगे, ऊष्मागतिकी ऊर्जाएं होंगे या पोटेंशियल होंगे, है ना। वो चीज़ अब आप दिमाग में रखेंगे, है ना। तो क्या होगी, 4 तो क्या होंगे, वेरिएबल। तो एक सेकेंड में, थोड़ा गीला हो गया है ये। डायनेमिक वेरिएबल, है ना। ऊष्मागतिकी चर, इन्हें हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी चर। ठीक है, ऊष्मागतिकी चर का मतलब क्या है, हर एक फॉर्मूला इन चरों पे डिपेंड होगा। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, P, V, T और S। आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, यानी कि दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं, इसी पे सब कुछ डिपेंड करते हैं फॉर्मूले। ठीक है, अब उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो हर एक फॉर्मूला जो हम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, पोटेंशियल के ऊपर, है ना। पूछा क्या जाएगा आपको, पोटेंशियल। तो वो क्या होते हैं, थर्मो डायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन से हैं, U इंटरनल एनर्जी, H एंथैल्पी, F हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और G गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सारे के सारी जो चीज़ें हैं, जो भी एनर्जीज हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो सिर्फ और सिर्फ 4 एनर्जीज होंगी। तो सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, हम किसी भी सिस्टम के लिए या तो ये निकालेंगे, और ये किसकी फॉर्म में निकालेंगे, ये इसकी फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, यानी कि ये चारों जो होंगे फंक्शन किसके होंगे, PVTS के फंक्शन होंगे। बस इतना सा बात है, यही थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अलावा कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जो भी थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो सबको दूर कर लेना। क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ये वेरिएबल होंगे, ठीक है, और ये क्या होंगे, उसके पोटेंशियल। इन 4 पोटेंशियल को आपको फाइंड आउट करना है, और किस पे डिपेंड करेंगे, ये इन 4 वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। हर एक फॉर्मूले में बस आपको यही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर लिख लिया होगा, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल यानी कि ऊष्मागतिकी ऊर्जा है ना। ऊष्मागतिकी ऊर्जाएं कौन सी है, ये लिख लेना, है ना। क्या लिखोगे पहले को, इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी को एंथैल्पी बोलते हैं, उसके बाद में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी कि हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, और गिब्स ऊर्जा, है ना। तो गिब्स एनर्जी। ठीक है, ये चारों चीज़ें हैं, और आगे देखना मैं ये सब सारी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के 2-3 वीडियो में, उसमें सब कुछ यही चलने वाला है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है वो होती है इसके जीरोथ लॉ यानी कि शून्यांकी नियम, है ना। शून्यांकी नियम यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। पूरा आप लिख लेना, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये लॉ क्या कहता है कि मेरे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। क्या है, 3 सिस्टम कुछ इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लीजिए A, B और C। क्या है, A, B और C 3 सिस्टम है, वो इस तरह से कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, अब ये है कि A और B जो है आपस में कनेक्टेड हैं, और ये जो है क्या है, एक दूसरे से बंद निकाय है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। क्या हो रहा है कि B और C जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से, बीच के अंदर उनके अंदर जो है बीच में हमने क्या लगा रहा है, इंसुलेटर लगा रखा है। तो उससे क्या होगा, ऊष्मा का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, है ना। ऊष्मा का ट्रांसफर जो है क्या है, A से C में या C से A में कोई ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन A और B के बीच की दीवार है वो क्या है, वो इंसुलेटेड नहीं है। तो A से B में ट्रांसफर एनर्जी का या ऊष्मा का हो सकता है, और B से C के बीच में भी क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, तो ये कहना चाह रहा नियम कि जब A और B आपस में साम्य में नहीं है, लेकिन B A से साम्य में है और B C से साम्य में है, तो A और C भी आपस में क्या होंगे, साम्य में होंगे, ठीक है। अब है तो बड़ा सिंपल सा भाई, कुल मिला के क्या है, मान लीजिए इसमें गर्म पानी है,
इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी है और इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, ठीक है। अब ये इधर से इधर ऊष्मा नहीं जा सकती, क्योंकि ऊष्मा किधर से किधर जाती है, ऊष्मा जाती है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तो हीट जा नहीं सकती, क्योंकि हमने बीच में क्या लगा रखा है, इंसुलेटर लगा रखा है। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ जा सकती है और यहाँ से यहाँ पे भी जा सकती है। तो क्या होगा, कुछ देर बाद अगर देखते हो तो इन तीनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, तीनों आपस में किसमें हो गए, साम्य में हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए, ठीक है। तो शून्य नियम क्या कहता है, शून्य नियम ये कहता है कि यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिकी निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, ठीक है। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम को कौन दर्शाता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लिख लें, वैसे कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टार्ट यहाँ से होती है इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। क्या है कि यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य में है तो वो तीसरे से भी क्या होंगे, अगर तीसरा निकाय कुछ है तो उसके साथ भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, ठीक है। चलिए, तो उल्टा बोलिए, क्या है कि यदि एक निकाय दो अलग अलग निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में है तो वे आपस में तीनों ही क्या होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे, ठीक है। ये इसकी जो जीरोथ लॉ है वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, और इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, वो कौन सी स्टार्ट होती है, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है वर्क, है ना, कि वर्क कैसे होगा। आपने नॉर्मल क्या पढ़ा, वर्क का हमने पढ़ा है जब हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी, है ना। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि कार्य जो होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कार्य, क्योंकि यहाँ क्या है, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि बल कितना लग रहा है, मतलब अब आप ऐसे थोड़ी कर सकते, वहाँ तो बल हम क्योंकि खुद लगा रहे हैं या किसी वस्तु से लगवा रहे हैं, कर रहे, तो वहाँ इतना बल होता है एक सिंगल उसमें निकाय के अंदर कि वहाँ हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब एक पार्टिकल जो है, मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई है और गैस का पार्टिकल दीवार पे कितना बल लगा रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, वो जो हम कार्य बल इंटू विस्थापन का था वो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या चेंज होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बल का जो चीज़ है ना ये आप जरूर दिमाग में रखें, सॉरी ये जो कार्य वाला है ना इसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कार्य पे जो है आपके ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, मैं सारे कराऊंगा, ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस ये कंडीशन लगा के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि समदाबी है समतापी है, कौन सा प्रक्रम है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे वर्क जो है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाते हैं हम लोग कार्य में, है ना, कार्य यानी कि वर्क। अब ये वर्क कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स वाला है, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला उसी से बनेगा, फॉर्मूला जो है आपका उसी से बनेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है ना, इस तरह से। इसमें हमने क्या भर दी है, गैस भर दी है। अब क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, इस पात्र के पिस्टन से टकराएंगे, टकरा के क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। भी मान लीजिए जो पिस्टन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। पिस्टन कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो यहाँ से पिस्टन यहाँ पहुंचा, तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx। अब इन्होंने क्या किया, गैस के पार्टिकल ने क्या लगाया, प्रेशर। देखिए प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, प्रेशर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में कितना प्रेशर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए बात करते हैं किसकी, कि वर्क कितना हुआ, ठीक है। तो W कितना हुआ। अब मान लीजिए W को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, इससे। क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क जो होगा मेरा क्या होगा, dW। वो dW कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F.dx। कितना हो जाएगा, F.dx, है ना। चलिए, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ, F.dx भी लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि कोस थीटा कितना होगा, 0, तो 0 होगा, तो इसमें क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर भाई, जिधर प्रेशर लग रहा है उधर फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर, इधर। तो दोनों एक डायरेक्शन में, इसका मतलब बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो कोस का आगे 0 करूँगा तो क्या आ जाएगा, F.dx आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब मेरे पास जो है प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है F/A। यानी कि मान लीजिए ये जो एरिया है ये कितना है, A एरिया है, इसका जो एरिया है पिस्टन का वो कितना है, A एरिया है। तो F इक्वल टू क्या हुआ ये, तो मैं क्या कर सकता, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA, या रख दूंगा। तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा PA
ठीक है, dx। अब a dx क्यों लिख सकता हूँ, वॉल्यूम भाई एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका एरिया और इसका ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बन गया ये हो जाएगा इसमें चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हुआ चेंज इन वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू जो इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा पी डी वी। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्क आएगा वो वर्क क्या आएगा, पी डी वी। ये दिमाग में क्या आएगा, पी डी वी। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, वर्क रहने वाला है। ठीक है, अब टोटल वर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है ना, क्या करना है मुझे, टोटल वर्क अगर फाइंड आउट करना है तो उस केस में मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी अपने पास कंडीशन होगी, लिमिट x1 से x2 जो भी होगी वो लिमिट लग जाएगी। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, P D V। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दो है, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आएगा, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वर्क के ऊपर। इसमें जो है आपको ग्राफ का भी दिया जा सकता है और ये नॉर्मल वाला भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है ना, मान लीजिए इसमें क्या है, दोनों ही चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी उसकी हम बात कर, अब अलग अलग कंडीशन है वैसे, है ना, अलग अलग कंडीशन है। मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम पहले कितना था, वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V2 हो गया, तो टोटल वर्क निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V1 टू V2 P dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा उस केस में जब प्रेशर कांस्टेंट है ना, उस केस में जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है P dV वाली, इस पे वर्क आप पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा प्रक्रम यानी कि कौन सा प्रोसेस आप कर रहे हो। जो प्रोसेस आप करोगे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या चेंज होगा वो देखते हैं। वर्क आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, W इक्वल टू इंटीग्रल P dV, है ना, क्योंकि इसी पे सब कुछ अब आगे का जो है हमारा डिपेंड करेगा। चलिए, तो अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए मैं डायग्राम से भी बनाऊँ, डायग्राम बना लेना आप लोग, कि अगर मान लीजिए अपने पास डायग्राम है किसमें, PV डायग्राम। ठीक है, तो पहले प्रोसेस में यहाँ था सिस्टम और फिर क्या पहुँच गया, यहाँ सिस्टम पहुँच गया। ठीक है, इस तरह से, है ना, तो यहाँ प्रेशर कितना था, P1 V1 और यहाँ प्रेशर कितना था, P2 V2, कितना था, P2 V2। तो क्या होगा, यहाँ से जो ये एरिया है पूरा, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या होगा आपका। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी लिख लेना, W इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कौन से में, PV डायग्राम में। जो भी आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, और इसका आंसर बहुत कम लोग करते हैं इस न्यूमेरिकल को। जो भी आपको PV ग्राफ दे रखा है, उस PV ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। जब आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इसमें कैसे लिखूंगा एरिया अंडर द कर्व, तो W इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, नॉर्मली क्या करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा इसमें, कहाँ से P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई, V छोटा है ना, भाई बड़ा कौन सा है, P1 ग्रेटर देन है P2 से और V2 ग्रेटर देन है V1 से। ठीक है, तो ये लिख दीजिए, तो V2 माइनस V1, तो ये एरिया अंडर द कर्व आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कई बार एग्जाम में, है ना, तो उसमें क्या किया हुआ था, बंद सर्कल बना के और उसके बाद पूछा गया था, है ना, कि कितना इसके अंदर वो होगा, है ना, तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और ये हमारा क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, इसको दिमाग में लगा लेना, इंपॉर्टेंट। PV डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व है वो किसके बराबर होगा, वो वर्क के बराबर होगा। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके आपको, है ना, और ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में आपको पूछते हैं, है ना, ये न्यूमेरिकल जो है वो हर एक एग्जाम में आपको पूछेंगे, चाहे कोई सा एग्जाम उठा के देख लीजिए, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन नेट के एग्जाम में ये ST कर्व से आता है ना, यानी कि जो आपके पास एंट्रोपी और जो टेम्परेचर वाला कर्व है उससे आता है, PV कर्व से नहीं है, क्योंकि PV कर्व जो है आपके थोड़ा ईजी पड़ता है, बड़ा सिंपल सा है ना। ST वाला जो डायग्राम है उसमें थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है ना। चलिए, तो दो चीज़ हो गई वर्क के लिए,
टोटल वर्क इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रल पी डी वी, है ना। एक तो ये निकल गया जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, दूसरा हमने निकाला इससे डायग्राम से ना, आरेख अगर आता आपके पास तो उस आरेख के अंदर कैसे निकालेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व, पी वी कर्व के अंदर एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो क्या होगा हमारा कुल मिला के इसका क्या बोलते हैं जो वर्क हो जाएगा टोटल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद में अच्छा इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो आपको पता ही है। इंटरनल एनर्जी अगर मान लीजिए अगर बात करें हम लोग इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। तो किसी भी गैस की हम अगर आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं यानी कि किसी प्रोसेस से अगर निकालते हैं उसको, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है, जो एडिशन होता है, वो किसके बराबर होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो यू है उसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो लिख लीजिए कि the kinetic and the potential energy of the sum of kinetic and potential energy of the molecule are called internal energy, ठीक है। तो लिखिए, इसमें हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी अणु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को, किसी अणु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। अब मान लीजिए कि कोई निकाय आपके पास इस तरह से था, पीवी डायग्राम में देख लेता हूँ कि पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पहुँच गया, पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पहुँच गया। तो यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, यू ए, और यहाँ क्या होगी इंटरनल एनर्जी, यू बी, ठीक है। अलग अलग निकाय की जगह अलग अलग होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी, ठीक है। अच्छा बी बाद में जा रहा है ना, सेकंड वो है तो इसमें लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए, है ना, क्योंकि फाइनल और इनिशियल, यानी कि इनिशियल फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है वो माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये डी क्यों लगाया, देखिए जहाँ पे भी एक के दिमाग में रखना, जहाँ पे भी आपके डी लिखा आएगा तो इसका मतलब है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पहला यानी कि इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे यहाँ से या इस रास्ते से आ रहे हो और चाहे इस रास्ते से आ रहे हो और चाहे इस रास्ते से आ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और जो आपके पास फाइनल पोजीशन है उस पर, ठीक है। तो जिसके भी आगे थर्मोडायनेमिक्स के आगे ये डी लगा था ना तो इसका मतलब है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। जिसके भी आगे डेल्टा लिखा आ रहा है इसका मतलब क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी कई बार नहीं पता होता है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल आरपीएससी में ऐसे ही लोग सिलेक्ट हो रहे हैं नॉर्मली जिनकी जीके अच्छी हो, जिनकी रटने की क्षमता अच्छी हो, समझने की क्षमता से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है, सिलेक्शन लेना है तो आपकी नॉलेज इतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है, करती है पर इतनी मैटर, हाँ, लेकिन अगर आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी नॉलेज मैटर करती है। वहाँ पे अगर आपको, क्योंकि वहाँ आपको ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, हाँ ठीक है आपको कितना याद है, वहाँ पे तो मैं आपको जब नेट की तैयारी कराऊंगा तो आप देखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट, मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा उसके बावजूद भी कोई नया क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा और उसमें आपकी नॉलेज काम आएगी कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो एज इट इज वहाँ मिलेगा, नहीं, हाँ, लेकिन जो टॉपिक करवाऊंगा, जो कंसेप्ट कराऊंगा उस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नेट का एग्जाम क्लियर करना और वहाँ पे रैंक लाना। यहाँ जो राजस्थान के टॉपर है ना, फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज लेक्चरर के जो टॉपर होते हैं, ठीक है, उनके नेट के अगर, हाँ, हालांकि नेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन उनके नेट की रैंक देखना क्या होती है, यानी कि एक राजस्थान टॉपर की नेट की रैंक जो है वो अंडर 50 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो हो भी सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबकी, है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबकी, मैं किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मेनली मैंने देखा कि टॉपर जो होगा
क्योंकि राजस्थान टॉपर का प्रॉब्लम क्या है, टॉपर जो होगा उसको जीके आनी पड़ेगी, और जिसको जीके आती है उसको फिजिक्स से थोड़ा सा क्या है कि वो वैसा ही बंदा होगा जिससे, या तो जिसको फिजिक्स कंप्लीटली वो उसमें घुसा हुआ है तो उसको जीके नहीं आएगी, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो पढ़ेगा भी नहीं। और जिसको जीके में इंटरेस्ट आ रहा हो या पढ़ रहा हो तो जरूर वो उसकी जो फिजिक्स है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी कि वो वहाँ पे इतना स्कोर कर पाए। समझ पा रहे मेरी बात को? ये है मेरा कहने का मतलब। चलिए तो, और जिनकी दोनों अच्छी हो माशाल्लाह उसके तो फिर कहना ही क्या, वाह वाह है, हर एग्जाम क्लियर कर सकता है फिर वो तो, है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। चलिए तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी लिख लेना कि आंतरिक ऊर्जा निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है, उस पथ पर निर्भर नहीं करती है जिससे कि वो गया है। ठीक है, ये लाइन लिख देना। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन path which travel by the system, ठीक है, which travel by the system। चलिए आगे हम आते हैं। तो इसके अंदर ये हमने सारी चीज़ें देख ली थी, विशिष्ट ऊष्मा वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं रिलेशन, मैंने ये देख लिए थे। हाँ, अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे, कि अभी मैंने आपसे जो बात करी थी ना कि एग्जाम में आपको कौन सा प्रोसेस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोसेस आता है, वो आता है समतापीय प्रोसेस। समतापी बोलते हैं ना, हाँ समतापी, हिंदी में कहेंगे समतापी प्रक्रम, है ना, और इसको कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप अगर किसी उस गैस इक्वेशन पे जाते हैं, आदर्श गैस इक्वेशन, तो वो क्या होती है, PV बराबर nRT, ठीक है। अब अगर T कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, T अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे भी आइसोथर्मल की बात हम करेंगे वहां पे PV क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि PV में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। P इंटू V में क्या है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। तो समतापी प्रक्रम होगा तो उसमें वर्क कैसे होगा, है ना। तो समतापी प्रक्रम के अंदर वर्क कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क, है ना, W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV V1 V2, है ना, PdV क्या है, V1 V2। अब इसके अंदर क्या करें, इस इक्वेशन से, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, P बराबर क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रल किसके, देखो इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dV के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ फंक्शन किसका आना चाहिए, V का फंक्शन। तो V यहाँ से देख लेते हैं क्या बनेगा, तो V क्या बनेगा, तो P को यहाँ से हटा देते हैं, तो nRT ओवर V, ठीक है, ये यहाँ पुट कर दीजिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रल V1 से V2, है ना, और nRT V dV, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, तो nRT तो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रक्रम कौन सा है, आइसोथर्मल, तो T भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सारे बाहर आ गए। PV चेंज हो सकता है ना, इस PV का मतलब क्या है भाई, एक में बड़ा होगा दूसरा कम हो सकता है, दूसरा बड़ा होगा तो पहला कम हो सकता है, तो ये दोनों चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, PV बराबर RT, PV बराबर nRT जो है वो क्या आ गया, बाहर आ गया। अब यहाँ से आप इनका इंटीग्रल करोगे तो 1/V का इंटीग्रल क्या होगा, 1/V dV, इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, RT ln, ठीक है, अच्छा ln V, और इसका क्या बन जाएगा, V1 V2, तो nRT ln V2 माइनस ln V1, तो ln यानी कि log A माइनस log B किसके बराबर होगा, log A अपॉन B, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। भाई ये सीधा सीधा क्या बनेगा कि ln V2 माइनस ln V1 इज इक्वल टू ln V2 अपॉन V1, ठीक है। ये कंडीशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको log को किस में करें, 10 में कन्वर्ट, ये तो क्या है log E की पावर में है, तो उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये W आएगा उसमें
2.303 है शायद, है ना, 2.303, हाँ 2.303 nRT log, अब कौन सा log 10 में आ गए हम लोग, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये क्या होगा कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है आपका समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर 2.303 nRT log V2 माइनस V1, ये जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला, ठीक है, या इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तीसरा, इसी को हम कार्नो इंजन में यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे आइसोथर्मल और रुद्धोष्म दोनों प्रकार के प्रक्रम होते हैं, ठीक है, आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लिया। ये क्या है, ये PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसकी कंडीशन है, जो आपका समतापी प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रक्रम है, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन है। इस कंडीशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दिमाग में आपको रखनी है। इसी तरह से हम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए भी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वर्क आ गया समझ में आपको, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, है ना। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसमें जाओगे, है ना, P की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हो तो P की फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है भाई, PV इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट के डिवाइडेड बाय P, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे कि V1 इक्वल टू K अपॉन P1 और V2 इक्वल टू K अपॉन P2, V1 V2 की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे आप V1 V2 की वैल्यू रखोगे K से, तो K क्या होगा, कैंसिल, और ये प्रेशर क्या होंगे, उलट जाएंगे, क्यों, डिवाइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 nRT, ठीक है, और ये हो जाएगा log P1 अपॉन P2, ठीक है। ये भी इसकी कंडीशन है। अब ये कंडीशन तो हमें याद रहती है, लेकिन ये हम कई बार भूल जाते हैं, तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है ना। चलिए, तो पहला प्रक्रम हमारा हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, समतापी प्रक्रम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा आएगा। अगला प्रक्रम जो है हमारे पास वो है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। अगला है सम आयतनी प्रक्रम, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है सम आयतनी, आयतनी ये ना, हाँ सम आयतनीय, सम आयतनीय प्रक्रम, जिसे कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आपके नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्योंकि बहुत बेसिक है और ये बहुत कम लोग जो है इस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत जाती है, ठीक है। अब आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, आइसोकोरिक का मतलब है सम आयतनी, यानी कि इसका क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, यहाँ क्या है, वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट यानी कि नियत रहेगा। अब वॉल्यूम नियत रहेगा, इसका मतलब dB इक्वल टू कितना हुआ, 0, dB इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वर्क है वो भी कितना होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये दिमाग में रखना, सम आयतनी प्रक्रम में कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, लिख लो ये लाइन, सम आयतनी प्रक्रम में गैस द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस गैस डज नॉट डन एनी वर्क, गैस डज नॉट डन एनी वर्क, ठीक है। चलो ये हो गया, आइसोकोरिक हो गया। अगला कौन सा हमारे पास, समदाबी यानी कि आइसोबारिक, समदाबी है। तीसरा जो प्रोसेस होगा वो है समदाबी प्रक्रम यानी कि आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबारिक का मतलब अब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक, क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस P जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है। अब P कांस्टेंट रहेगा तो कोई समस्या ही नहीं है। क्या समस्या नहीं है कि भाई जो हम वर्क करना चाह रहे थे वो वर्क में क्या हो रहा है कि W इक्वल टू हमारे पास I क्या रहा था, PdV, है ना, V1 to V2 यही था। अब इसके अंदर ये कांस्टेंट और ये अपने आप क्या होगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ गया, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रल कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा P V2 माइनस V1, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, है ना, क्या चेंज कर सकते हैं, तो इसमें जो चेंज होगा वो होगा कि हम T में बदलना चाहते हैं मान लीजिए, तो इक्वेशन में क्या कर देते हैं कि P V1 बराबर NR T V1 और P V2 इक्वल टू NR T। भाई अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो चेंज होगा नहीं। अब अगर आप किसको चेंज करोगे, वॉल्यूम को चेंज करोगे तो उधर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के ये हुआ कि V1 जो है, इधर लिख देता हूँ, V1 जो है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया NR T1 अपॉन P, और जो V2 है वो किसके बराबर आ गया NR T2 अपॉन P, ठीक है। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो W इक्वल टू क्या आ गया P, अच्छा वो जो बाहर आ जाएंगे ना सारे, तो NR और डिवाइडेड बाय P तो बाहर आ गया कॉमन, ये P ऑलरेडी ऊपर पड़ा है, इधर क्या हो जाएगा T2, तो T2 माइनस T1, P से P कैंसिल, तो जो W मिलेगा आपको वर्क, वो वर्क क्या मिलेगा NR T2 माइनस T1, ठीक है, NR T2 माइनस T1, है ना। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा जब वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं, है ना। तो आपको कौन सा प्रोसेस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब होगा क्या कि आपको लिखेंगे किसी समदाबीय प्रक्रम में, क्वेश्चन क्या आएगा, किसी समदाबीय प्रक्रम के अंदर, ठीक है, किसी समदाबीय प्रक्रम में गैस की समदाबीय प्रक्रम में गैस का जो क्या बोलते हैं ताप है, वो कोई भी T1 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस से T2 इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि वर्क इक्वल टू PdV, अब V भी नहीं है, कहाँ से निकालें, तो दिमाग में रखना है कि कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना, कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा कि आपको क्या दिया गया है। अब सम आयत बोल दिया, सम आयतनीय प्रक्रम है ना, सम आयतनीय प्रक्रम में आपको बहुत सारी वो दे दिए इन्फॉर्मेशन की, ये वॉल्यूम जो सम आयतनीय प्रक्रम है, प्रेशर इतने से इतना हो गया, टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, वर्क बताइए, तो आप क्या वहाँ कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। सम आयतनीय प्रक्रम का मतलब ही यही है कि आयतन जब चेंज हो ही नहीं रहा उसका, है ना, वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वर्क कितना होगा, जीरो। तो आपको ऑप्शन में जीरो टिक करना है उसको, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन दे दी तो आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, ये होता है अक्सर ऐसा होता है कि आपको तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वेशन सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पीवी को उसमें लाने की कोशिश करेंगे और सोल्व करके आप आंसर निकाल देंगे, लेकिन वो आंसर उसका होगा नहीं, फिर आप क्लेम भी करेंगे, कि यार ये तो क्वेश्चन मेरा सही है ना, ऐसा होगा। तो आप दिमाग में रखें कि जो ये प्रोसेस है, इन प्रोसेस को उससे समझें और समझ के उसके बाद इसके सोल्यूशन निकालें, है ना। चलिए, सम आयतनीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम तीनों हमने कर लिए। अगला हमारे पास कौन सा प्रक्रम बचता है, चलिए, पिघलने की प्रक्रिया, उबलने की प्रक्रिया मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी लिखवा देता हूँ। हालांकि ये अपन ने कर लिया क्योंकि हमने न्यूमेरिकल किए ना इस पे। चलिए, अच्छा इनको ऐसा करते हैं, इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी का यूज करके हमने आगे सोल्व किया है ना। तो ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम है वो, क्योंकि हमने आंतरिक ऊर्जा पढ़ ली है ना, तो आप ये लिख लीजिए पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई जीरोथ लॉ देख लिया, अब क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। हालांकि वो इंटरनल एनर्जी की बात भी हम कर लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी निकाय को ऊष्मा dQ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किसी निकाय को, यानी किसी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने हीट दी है कितनी dQ, तो ये dQ जो हीट होगी ये दो चीज़ों से मिलके बनेगी। क्या करेगी, एक तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, किसके, गैस के, और दूसरा गैस पे क्या कराएगी, वर्क करवाएगी, गैस से क्या कराएगी, वर्क करवाएगी, ठीक है, गैस से क्या कराएगी, वर्क कराएगी। अब आप दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना, इंटरनल एनर्जी, और इसको मैंने डी की फॉर्म में लिखा है, इसको डेल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो क्यों, तो इसलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ये dQ है, तो आपने फिक्स दे दी, जो दे दी वो दे दी, है ना, वो कोई चेंज थोड़ी होगी। अब उसके बाद में ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन हमारी क्या है ना। इनिशियल हम किस स्टेट पे, फाइनल किस स्टेट पे, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन W इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया है।
थर्मल यूज किया है या फिर आइसोबारिक यूज किया है, या फिर आगे जो हम और पढ़ने वाले हैं रुद्धोष्म प्रक्रम यूज किया यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस यूज किया, कौन सा प्रोसेस यूज किया उस पर ये W है वो डिपेंड करेगा। जब भी मैंने आपको बताया अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिखा है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ये क्या कहता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, इसका मैं आगे यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ें जो है बीच बीच में आ रही है, तो हम जो है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा के बाद सीधा यही करना चाहिए था, लेकिन ठीक है हमने बाद में कर लिया, कोई बात नहीं। और एक चीज़ लिख देना, ये जो DU होता है ना, ये DU क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो DU क्या है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं बात करूँ है ना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो कौन सा, अच्छा एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर V जो है वो कांस्टेंट है, V क्या है कांस्टेंट है, तो जब V कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जो किया गया कार्य वो कितना होगा, 0। मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, जब किया गया कार्य 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, किए गए कार्य 0 होने के केस में जो आपके पास, क्योंकि भाई dV कितना होगा 0 होगा ना, उससे हमारे पास ये इक्वेशन निकल जाएगी। तो dQ जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, DU के इक्वल हो जाएगा। DQ किसके बराबर हो जाएगा, DU के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा गैस का, तो सारा का सारा जो आप हीट दे रहे हो, हीट क्या होगी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। ठीक है, ये हो गया ये वाला पहला कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास CV जो हम लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या होता है, dQ/dt। ठीक है, ये क्या है, एट कांस्टेंट V, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये क्या है, एट कांस्टेंट V। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा dQ जो है वो कितना आएगा, CV/dt। dQ कितना आएगा, CV/dt। यहाँ क्या लिख दूंगा, जो DU है वो क्या हो जाएगा, CV/dt। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके यूज़ आएगी आगे, है ना, मैं डायरेक्ट कई बार यूज़ करूँगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम। ठीक है, ये कंडीशन, ये तो है, ये कंडीशन हर केस के लिए, और ये कंडीशन सिर्फ उस केस के लिए है जब आपका आइसो कौन सा हो, कोरिक वाला प्रोसेस हो, जब आइसो यानी कि सम आयतनी वाला जो प्रोसेस है उस वाले केस की बात हम कर रहे हैं। उस केस में आपके पास इक्वेशन रहेगी, ये ऑलवेज रहेगी, है ना। ये मैंने आपको पहले भी करवाई थी, लिखवा दी थी एक बार, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अच्छा, इसके बाद में आगे ये प्रक्रिया हो गई, ये हो गया। हाँ, अब अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, चौथा होगा शायद, क्या पांचवा, चौथा ही है ना, जो भी नंबर आप देख लेना। अगला होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आप ये दिमाग में रखें कि रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती है ना। अभी तक मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इसके अंदर जो है हीट एक्सचेंज नहीं होती, बस ये दिमाग में, हीट एक्सचेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई गैस वर्क कर रही है, बाहर से ना तो हीट ले सकती है ना हीट दे सकती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हुआ, ना तो हीट आ सकती है, ट्रांसफर कर सकते हैं यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं, और ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम है वो कौन सा होगा, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होगा जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम तो आइसोलेटेड हो गया, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, तो जब रुद्धोष्म प्रक्रम की हम बात करते हैं
तो इसका में जो है आपको कंडीशन जो होती है वो कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की कंडीशन ये आपको याद रखना, ये कंडीशन ये होती है पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो आपका आइसोथर्मल था उसमें पावर में गामा नहीं था, उसमें था पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हो गया क्या है, पी वी टू दी पावर गामा कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग में रखना, ये भूलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये गामा क्या होती है आपको लिखाया था कल मैंने, रुद्धोष्म प्रसार गुणांक Cp अपॉन Cv, ठीक है, Cp अपॉन Cv। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे डेरिवेशन कर लेते हैं, चलिए इसका छोटा सा डेरिवेशन है। जो वर्क क्या होगा मेरे पास, वही P dV V1 to V2। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या लिखूँगा भाई, P को मुझे यहाँ से हटाना है, तो पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ गया, तो आपके पास P इक्वल टू क्या आएगा, K अपॉन ये वैल्यू रख दीजिए V1 to V2 है ना, K अपॉन V टू दी पावर गामा dV। K कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल करेंगे इसका तो क्या बनेगा, V टू दी पावर, इंटीग्रल में क्या होता है माइनस V टू दी पावर ये डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 टू दी पावर V1 V2, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस गामा लिख देंगे, नीचे वाले को क्या लिख देंगे 1 माइनस गामा। ये बन गया हमारे पास, बाहर तो आ गया K के बाद 1 माइनस गामा आ जाएगा, 1 माइनस गामा। और इधर आपको अच्छा K भी अंदर ले लेते हैं क्योंकि इसको बाद में चेंज कर देंगे हम लोग, है ना। तो ये जाएगा K पावर में क्या जाएगा, V टू दी पावर, सॉरी V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K टू दी पावर, ये हो जाएगा V1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि P1 V1 गामा इज इक्वल टू K इक्वल टू P2 V2 गामा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो K किसके बराबर है, रख देते हैं दोनों जगह। यहाँ पे क्या रख देते हैं, 2 वाली है तो K के बराबर वो रख दिया, यहाँ पे दूसरा वाला रख देते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। यहाँ इस K की जगह क्या रख देता हूँ, क्योंकि अच्छा 2 वाला है ना, तो ये रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा P2 V2 गामा, और ये बन जाएगा V2 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, विद माइनस साइन। P1 V1 गामा और V1 माइनस गामा प्लस 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, W इक्वल टू 1 माइनस गामा, यहाँ से क्या बचेगा P2, इसको करेंगे तो क्या माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल आउट, बचेगा ओनली P2, तो क्या बना P2 V2 माइनस, उधर से क्या बनेगा P1 V1, ठीक है। 1 माइनस गामा P1 V1 और P2 V2। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं इसके आगे भाई, T में ला सकते हैं इस इक्वेशन को हम, क्योंकि आपको टेम्परेचर दिया होगा कि टेम्परेचर इतनी सच है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अब आप गैस का क्योंकि हर चीज़ को हम टेम्परेचर में क्यों ला रहे हैं फॉर्मूले को, क्योंकि उस गैस का फॉर्मूले में टेम्परेचर फाइंड आउट करना आसान है, इसलिए। अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, T1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT1 और P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT2, ठीक है। एक उसी गैस की बात करें इसलिए मोल चेंज नहीं होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू, उधर से आप रख लीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2, तो अच्छा NR भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा NR आपका कॉमन, और यहाँ बच जाएगा T2 माइनस T1। आ गया, कोई समस्या है ना। उल्टा भी कई जगह ऐसे उल्टा लिखा होगा, उल्टा क्या होगा W इज इक्वल टू NR गामा माइनस 1, ठीक है। अच्छा गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज 1 से ज़्यादा, आपने देखा होगा ना, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक उनके लिए निकाली थी, क्या थी 1.66 1.4 समथिंग 1.3 समथिंग ऐसे वैल्यू आ रही थी। तो इसलिए क्या है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब 1, इसको ये माइनस में आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2। तो ये आपके पास इक्वेशन फाइनल जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, किसके लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किया गया कार्य, ठीक है।
चलिए, आ रहा समझ में ना? बड़े इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ये फॉर्मूले और इन पे न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें। और ये ध्यान रखना, देखो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एग्जाम में पूछते हैं। आइसोथर्मल के लिए ये कांस्टेंट और इसके लिए ये कांस्टेंट। आइसोथर्मल समतापी के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबेटिक यानी कि रुद्धोष्म के लिए PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अक्सर भूलते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, है ना? अच्छा, इसके अलावा जो आइसोथर्मल ये प्रोसेस है, इसको थोड़ा और भी चेंज, इसके जो फॉर्मूले ना उनको और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा था PV गामा टू द पावर ये कांस्टेंट के है ना? इसको मैं T में और उनमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी हमने किस में कन्वर्ट किया, ये तो इसमें आ ही रहा है। अगला देखिए P और T, पहला तो ये रिलेशन आ गया इसमें ना, इसको A देता हूँ। B रिलेशन, अगर मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है अपने को P एंड T, है ना? किस में कन्वर्ट करना है? P एंड T में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू RT फॉर n इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहा हूँ। PV इक्वल टू क्या है? RT, ठीक है? तो यहाँ से क्या करते हैं कि P और T में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब यहाँ से V हटाना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा RT अपॉन P, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है? तो क्या बनेगा? RT अपॉन V, तो P ये हो जाएगा RT अपॉन V टू द पावर, अच्छा सॉरी हटाना है ना इसको, RT अपॉन P टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? इक्वल टू क्या आ गया? कॉन्स्टेंट। आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? तो आगे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये P से P कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो मतलब P से P कैंसिल आउट, एक पावर कम हो जाएगी। तो RT की पावर तो कितनी आ रही है? गामा, और P की पावर कितनी हो जाएगी? ये नीचे लाएंगे तो -1, तो गामा -1 इज इक्वल टू K। अब आगे कैसे सोल्व करें? तो आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं फिर से इस इक्वेशन में कि जो आपके पास R को इस तरह भेज दीजिए, है ना? क्योंकि मुझे कांस्टेंट में चाहिए ना, तो R को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा गामा टू दी P टू दी पावर, है ना? ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस गामा, भाई माइनस में हो जाएगी ना पावर, 1 माइनस गामा T टू दी पावर ये, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन R। अब ये क्या है? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या बन गया? एक नया कांस्टेंट। तो P1 माइनस दिस T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास कंडीशन आ गई सच्ची। जब आपको यही एडियाबेटिक प्रोसेस है और किसमें चाहिए? P और T में कंडीशन। ये आपको याद होता है, ये याद नहीं होते हैं और याद करने भी नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है, ये सब आपको निकालना है, ठीक है? ये सब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एग्जाम में, ठीक है? इसी तरह से C पे चलते हैं। तीसरा जो होगा वो क्या होगा कि आपको मान लीजिए ये किस में था? P T में ना, V और T में रिलेशन है, इसमें है V और T में रिलेशन है, तो क्या होगा? C A B, और B क्या आया था? B आया था P टू दी पावर 1 माइनस गामा और T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? ये K मतलब सब में कॉमन नहीं है, K मतलब कॉन्स्टेंट है कोई, है ना? C, तो C क्या होगा आपके पास कि आपको V एंड T में जो है वो रिलेशन चाहिए। तो V एंड T में रिलेशन चाहिए तो क्या करें? PV इक्वल टू वही RT, है ना? इसको इस तरह भेज दीजिए, किसको? क्योंकि मुझे यहाँ से क्या निकलना? P हटाना है, P हटाना है तो क्या करें? RT अपॉन V लिख देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि RT अपॉन V और V टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो R को इस तरह भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास T V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई ये R नीचे आ जाएगा, कुल मिला के इक्वेशन। तो C जो इसका प्रोसेस बना एडियाबेटिक के लिए वो क्या हो जाएगा? T V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? अच्छा, इसको भी कॉन्स्टेंट को कैसे डिनोट कर देते हैं। तो कुल मिला के आपके पास जो ये तीनों केस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के ये तीनों ही केस जो है वो वैलिड होंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएं, है ना? अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सही नियम है ना? A ऑप्शन ये, B ऑप्शन ये, C ऑप्शन ये और D ऑप्शन बना दिया इनमें उपरोक्त सभी। D ऑप्शन कौन सा बना दिया? उपरोक्त सभी। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको यही पता है, ये दिमाग में है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? PV इक्वल टू गामा फिक्स है ना, छोड़ो बाकी क्या करना, लगाया A पर आगे, लेकिन क्या होगा? उपरोक्त सभी,
ठीक है, तीनों ही होते हैं। तो ये दिमाग में रखना, जल्दबाजी में कभी गलती मत करना, है ना। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वो सब चीज़ें सोल्व करोगे तब आपको ये ज़्यादा काम आएगा हर जगह, ठीक है। और हमने ये यूज़ किया, आपको याद भी होगा, लेकिन ये दोनों आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ये भी आपको दिमाग में रखने हैं। ये कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रोसेस एक फाइनल बचता है वो है आपके पास चक्रीय प्रक्रम, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस, है ना। उसके बाद हम आज ये वीडियो लेक्चर यही खत्म कर देंगे। साइक्लिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं अपन पहुँच गए, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। पांचवा है वो है साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक यानी कि चक्रीय, इसका मतलब क्या है, जहाँ से आप स्टार्ट हुए आप कहाँ पहुँच गए, वहीं पहुँच गए। तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीवी ग्राफ बनाया, यहाँ से स्टार्ट हुए, इस तरह से गए, वापस कहाँ पहुँच गए, यहीं पहुँच गए, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पहुँच गए, इसका मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों क्या है, सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। जब दोनों पोजीशन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास इसका यू ए होगा और इसका यू बी होगा, तो ये जो आपके पास क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि भाई यहीं से यहीं से वापस पहुंच गए। तो इसका मतलब डेल्टा यू जो अपन डी यू जो अपन लिखते हैं, डेल्टा नहीं डी यू जो लिखते हैं, वो क्या होगा, इक्वल टू 0, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा कि टोटल जो आपके पास वर्क होगा वो क्या होगा, कि साइक्लिक प्रोसेस में जो भी आप उसको ऊष्मा दोगे वो ऊष्मा पूरे के पूरे किस में काम आएगी, वर्क में ही काम आएगी। बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। कुल अवशोषित जो ऊष्मा होगी वो निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, है ना, कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। बहुत सारा हमने पढ़ लिया है आज। जो हमने पढ़ा न्यूमेरिकल पोर्शन कम पढ़ा, लेकिन थ्योरेटिकल और कह सकते हैं कंसेप्चुअल इतना पढ़ा है कि आपको इसको हाथ से बार बार एक दो बार जो है सोल्व कर ले, क्योंकि देखने में बड़े इजी लगते हैं ये। जब हम करने, किताब बंद करके या नोट्स बंद करके आप जब करने बैठोगे ना, तो आप देखोगे कि आप कई जगह अटकोगे, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, है ना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये चीज़, कि मैंने आपको अभी जो चीज़ें जहाँ कही ना कि ये आप भूलते हो, ये आप करते हो, वो मेरे साथ हो रखा है ना। जो मेरे साथ हो रखा है मैं ये आपको बताता हूँ कि आप ऐसा गलती करोगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के अंदर भी तो और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ठीक है। जो करवाए हैं उन सबको एक बार अपने हाथ से जो है किताब बंद करके, है ना, नोट किताब ये वीडियो एक बार वीडियो में देख लो सब कुछ, फिर उसके बाद बंद करके एक बार खुद पूरा सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी भरमार है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी भरमार है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम जो है आगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने देख लिया था, उसके बाद में जो है कार्नो इंजन ही बचता नेक्स्ट जो है, तो कार्नो इंजन वगैरह वो सब देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।